4-5 लोग हो जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं। उन लोगों ने वहां पहुंचा, वहां बदतमीजी शुरू करी, वहां नारेबाजी शुरू की और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं है, चाहे कैसा माहौल हो कि किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस पगड़ी पे वहां मौजूद हूं, उस संग ऐसा करना नितांत मैं समझता हूं कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहरा जा सकता। उसके बाद वहां मौजूद गांव वालों ने उन लोगों को वेस्ट यूपी की मुजफ्फरनगर सीट का सियासी समीकरण मुस्लिम और जाट बेहद अहम। लोकसभा चुनाव का रन नजदीक, यूपी का सियासी समीकरण सबसे अलग। मुजफ्फरनगर के नतीजे में जाट बनेंगे निर्णायक। इस सीट पर 39% मुस्लिम मतदाता, इस सीट पर कुल मतदान का 18% जाटों की भूमिका भी इस सीट पर बेहद अहम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। चुनावी जीत के लिए जातीय समीकरण सबसे अहम होते हैं। कोई भी चुनाव इस समीकरण को साधे बिना जीतना मुश्किल है, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए जातीय समीकरण की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ती है। अब अगर यूपी की कहें तो यहाँ जाति का खेल चरम पर है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब ही है, इसलिए जातीय समीकरण को समझना बेहद अहम है। यूपी के हर क्षेत्र का समीकरण अलग है। बात अगर मुजफ्फरनगर की करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का एक अहम हिस्सा है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं का लगभग 39% है और जाटों के एक गुट का आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के फैसले पर निराशा और असंतोष व्यक्त किया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक सिनेरियो में आम धारणा यह है कि जाट मतदाता चुनावी नतीजों पर काफी असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की सियासी जंग में एक भयंकर रस्साकशी देखी जा रही है। इस राजनीतिक लड़ाई को, जिसे 2 सीनियर जाट नेताओं, बीजेपी के 2 बार के सांसद संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक के बीच सम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। 2019 के चुनावों में बालियान राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ 4000 में से कम वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के पार्टी की कमान संभालने के बाद वह 2022 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे। दिलचस्प बात यह है कि आरएलडी, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी के साथ 2022 के विधानसभा चुनावों में एसपी के साथ गठबंधन में थी, इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरनगर सीट विवाद का मुद्दा था, जिसकी वजह से एसपी आरएलडी गठबंधन आगे नहीं चल सका। अब जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के कारण किसानों के आंदोलन के इर्द गिर्द घूमता रहा। भारी विरोध के बाद मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे मान ली, जिससे माहौल एसपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में हो गया। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में एसपी आरएलडी गठबंधन 3 सीटें हासिल करने में कामयाब रहा, जबकि बीजेपी ने 2 सीटें जीती। इसके बाद खतौली उपचुनाव में बीजेपी आरएलडी से 1 और सीट हार गई, जिससे गठबंधन के पक्ष में 4 से 1 की बढ़त हो गई। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाता का एक अहम हिस्सा है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं का लगभग 39% है और जाटों के एक गुट ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के फैसले पर निराशा और असंतोष व्यक्त किया है। काकरा गांव के जाट मतदाताओं ने विशेष रूप से जयंत पर किसानों की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और बीजेपी द्वारा उनके परिवार के प्रति दिखाए गए अनादर को उजागर किया। अब आपको मुजफ्फरनगर का जातीय समीकरण समझाते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक सिनेरियो में आम धारणा यह है कि जाट मतदाता चुनावी नतीजों पर काफी असर डालते हैं। हालांकि जाट कुल मतदाता आधार का केवल लगभग 18% वोटों का बहुमत हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है, जो 39% है, लगभग 14%। हिस्सेदारी के साथ दलित वोट बैंक भी इलाके में अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा गुज्जर और ठाकुर समुदाय में से प्रत्येक के पास लगभग 10% वोट है।
प्रजापति, सैनी और त्यागी सहित अन्य जाति आधारित समुदाय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चुनाव के आखिरी नतीजों को प्रभावित करने के लिए अहम है। बीएसपी ने मुजफ्फरनगर सीट पर प्रजापति उम्मीदवार द्वारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है, क्योंकि प्रजापति को अनुसूचित जाति और ओबीसी मतदाताओं से समर्थन मिल सकता है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच साझा आम सहमति समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के उम्मीदवार की ओर झुकती दिखाई दे रही है। इसकी वजह इलाके में शांति और विकास की उनकी चाहत है। उन्हें 2013 के सांप्रदायिक दंगे अच्छी तरह याद हैं, जिसने शहर में सद्भाव और प्रगति को काफी हद तक धीमा कर दिया था। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी का सियासी भविष्य मुजफ्फरनगर तय करेगा। मुजफ्फरनगर में लोकसभा परिणाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। जाटलैंड के बीच स्थित मुजफ्फरनगर इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी के संजीव बालियान के लिए जीत सिर्फ चुनावी जीत से कहीं ज्यादा मायने रखेगी। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक जीतते हैं तो यह कई धारणाओं को तोड़ देगा। नतीजा कुछ भी हो, एक बात तय है कि रिजल्ट के बाद जाटलैंड में राजनीतिक सिनेरियो बेहद अहम बदलाव से गुजरने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अतीत के पन्ने भी पलट लेते हैं। मिठास के शहर मुजफ्फरनगर को 2013 में किसी की नजर लगी और परिणाम हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा। इस दंगे को देश के राजनीतिक परिवर्तन का कारण भी कहा जाता है, जहां की सिसोली यानी भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर लंबे समय से किसान आंदोलन के केंद्र में। विधानसभा चुनाव सपा रालोद ने मिलकर लड़ा था, अब रालोद भाजपा के साथ है। इस बार मुख्य मुकाबला 2 बार से भाजपा के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के बीच दिखता है। वहीं बसपा के द्वारा सिंह प्रजापति भी बराबर की ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन तीनों बड़े दल में से किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। यहाँ 2.5 लाख के करीब वंचित समाज, 2.25 लाख जाट, लगभग 80,000 वैश्य और करीब इतने ही ठाकुर हैं। ओबीसी के कश्यप, प्रजापति, सैनी बिरादरी भी निर्णायक भूमिका निभाती। ब्राह्मण त्यागी समाज को साधने में पक्ष विपक्ष बराबर का जोर लगाते हैं। पिछले चुनाव में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन के अजीत चौधरी की भाजपा के संजीव बालियान से कांटे की टक्कर हुई थी। अजीत चौधरी लगभग 6,500 मतों से हारे थे। मुजफ्फरनगर का सियासी मिजाज थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ की जंग कौन जीतेगा, इसका पता कुछ वक्त में चल ही जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज।